हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th का जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स को। इसको लिखा है अशोक मित्रन ने। तो इस वाले चैप्टर में क्या बताया गया है? इस वाले चैप्टर में बताया गया है जेमिनी स्टूडियोज के बारे में, जहां पर काम करते थे अशोक मित्रन, और उनकी लाइफ से रिलेटेड जो बहुत सारे फ्रेजेस है उनको डिस्कस किया गया है इस वाले चैप्टर के अंदर। तो आप समझते हैं इस चैप्टर के थीम को। द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स वाज टेकन फ्रॉम माई ईयर्स विद बॉस, यानी कि जो ये चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है एक बुक का। वो बुक को लिखा है माई ईयर्स विद बॉस, इस बुक का नाम है, और इस बुक को लिखा है अशोक मित्रन ने, रिटन बाय अशोक मित्रन। थ्रू दिस स्टोरी अशोक मित्रन टॉक्स अबाउट मैनी नोशंस अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन इंडिया। इस वाली स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑथर है उन्होंने बताया हुआ है जो इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसके बारे में, कि उसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज होती है और क्या क्या उसमें नोशंस होते हैं, उन सबको डिस्कस करा गया है इस वाले चैप्टर में। जेमिनी स्टूडियोज ऑफ मद्रास चेन्नई, जेमिनी स्टूडियो है जहां पर अशोक मित्रन काम करते थे। ये कहां पर है? मद्रास में। मद्रास एक ऐसी जगह है जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, यानी कि चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो मद्रास में जेमिनी स्टूडियो था। वाज वन ऑफ इंडियाज प्रोमिनेंट फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। यानी कि यहाँ से बहुत सारी फिल्म्स का प्रोड्यूस होती थी, बहुत सारी मूवीज यहाँ से। नेक्स्ट इज पैनकेक। अब जो हम इसका जो नाम है चैप्टर का वो है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो पैनकेक का मतलब क्या होता है? पैनकेक वाज अ मेकअप ब्रांड यूज्ड बाय जेमिनी स्टूडियोज। पैनकेक एक मेकअप ब्रांड है जो यूज करा जाता था उस टाइम पे, जब ये ऑथर ने बताया हमें जेमिनी स्टूडियो में इसका यूज होता था। स्टोरी को अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये था इसका थीम चैप्टर का। अब समझते स्टोरी के बारे में। अशोक मित्रन टॉक्स अबाउट हिज डेज एट जेमिनी स्टूडियो। जैसा कि हमने पहले भी समझा है कि अशोक मित्रन ने इस वाले चैप्टर में बताया अपने पुराने दिनों के बारे में जो उनके बीते थे जेमिनी स्टूडियो में। जेमिनी स्टूडियो प्रोड्यूस्ड मैनी फिल्म्स। जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारी फिल्म्स का प्रोडक्शन होता था। विच इम्पैक्टेड द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, जिसने इंडियन लाइफ को बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव डाला है। हेयर अशोक मित्रन टॉक्स अबाउट अ ट्रेंडी मेकअप ब्रांड। इस वाले चैप्टर में अशोक मित्रन बहुत सारी उन्हीं क्वालिटीज को तो बताएंगे ही, साथ में जो स्पेशल मेकअप ब्रांड है उसके बारे में भी बताएंगे। ये मेकअप ब्रांड उस टाइम पे यूज होता था एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए जो उस टाइम पे काम करते थे मूवीज के अंदर। वसन वाज बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो इसका मालिक है, इसका नाम है वसन। इसके बाद जो ऑथर है वो हमें बताते हैं पैनकेक्स के बारे में कि पैनकेक्स क्या है। पैनकेक्स वाज मटेरियल बॉट एंड यूज्ड इन स्टूडियो। ये एक ऐसा मटेरियल था जो स्टूडियो में यानी जेमिनी स्टूडियो में यूज किया जाता था। ही ऑल्सो नेम्स फ्यू एक्ट्रेसेस हु यूज्ड द ब्रांड। वो बताते हैं कुछ एक्ट्रेसेस का नाम इस चैप्टर में जो इस ब्रांड को यूज करती थी। जेमिनी स्टूडियोज यूज्ड द पैनकेक ब्रांड एक्सेसिवली एंड ऑर्डर ट्रकलोड्स ऑफ देयर कमोडिटीज। यानी कि जो जेमिनी स्टूडियो था यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता था। पैनकेक जो ब्रांड था, ये पैनकेक बेसिकली क्या था? ये एक मेकअप का सामान था और ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता था। जो आर्टिस्ट होते थे, जो वहाँ के एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होते थे, उनके फेस पर लगाया जाता था। पैनकेक नाम का एक ब्रांड था, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ऑथर है ये हमें बताते हैं कि मेकअप करने के बाद में क्या होता है। वैसे तो जनरली क्या होता है, जब आदमी मेकअप करके रखता है तो वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट लगने लगता है, लेकिन जब मेकअप यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो लोग मेकअप कर लेते थे वो उसके बाद में और भी ज़्यादा बेकार लगने लगते थे। आफ्टर मेकअप ऑथर मेक फन ऑफ ट्रबल दैट आर्टिस्ट टुक टू लुक अगली आफ्टर मेकअप। यानी जो आर्टिस्ट होते थे वो मेकअप करने के बाद में और भी ज़्यादा अगली लगने लग जाते थे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पर मेकअप करते थे उनको पता नहीं था कैसे मेकअप करना है, और उनके साथ में आर्टिस्ट के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता था। नेक्स्ट इज दे फेस्ड अ लॉट ऑफ पेन अंडर द ग्लेयर ऑफ द बिग लाइट बल्ब्स। यहाँ पर ऑथर ये भी बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर जहाँ पर मेकअप किया जाता था वहाँ पर जो आर्टिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा लाइट फेस करनी पड़ती थी, उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी उन्हें झेलनी पड़ती थी। मेकअप रूम, इसके बाद में ऑथर मेकअप रूम के बारे में डिस्कस करते हैं। जेमिनी स्टूडियोज हैड इनकैंडिसेंट लाइट्स।
यानी जेमिनी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा लाइट थी, उनमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। इट ऑल्सो हैड लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड लार्ज मिरर्स, जैसे मिरर्स होते हैं उनके साइड साइड में लाइट्स होती है, तो ऐसी लाइट्स वहां पर थी मेकअप रूम में। दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप हैड टू फेस ब्राइट लाइट एंड अ लॉट ऑफ हीट देयर। यहाँ पर ऑथर कहते हैं जिनके ऊपर मेकअप किया जाता था, जो आर्टिस्ट थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती थी, तो उनकी जो आईज थी उन पर बहुत प्रेशर बनता था और उनको बहुत ज़्यादा हीट का सामना करना पड़ता था, गर्मी झेलनी पड़ती थी। It was on the upper floor of the building that was believed to have been Robert Clive's stables। यहाँ पर ऑथर ये भी बताते हैं कि जहाँ पर ये मेकअप रूम बना हुआ था, तो ऐसा लोग कहते थे कि जहाँ पर ये मेकअप रूम है वो पहले एक तबेला था। जहाँ पर तबेला मतलब होता है जहाँ पर घोड़े रहते थे, तो किसका तबेला था वो? रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे, कहाँ के? बंगाल के। तो ऐसा माना जाता था कि उनका वो पहले तबेला था, जिसको बाद में जेमिनी स्टूडियो वालों ने मेकअप रूम बना दिया है। अब इसके बाद ऑथर बताते हैं मेकअप मैन के बारे में, कि वहां पर जो मेकअप करते थे पर्सन्स, उनके बारे में। मेकअप मैन केम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ कंट्री। जो मेकअप मैन है वो सभी जगह से आते थे, कंट्रीज में जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे वो। एंड दे ट्रांसफॉर्म अ डिसेंट लुकिंग पर्सन टू लुक अगलियर देन दे वर इन रियल लाइफ। जैसा कि ऑथर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेकअप करने के बाद में जो आर्टिस्ट होते थे वो और भी ज़्यादा अगली लगने लगते थे, यानी कि और भी ज़्यादा बदसूरत दिखने लगते थे। तो वो जो मेकअप मैन है वो ट्रांसफॉर्म कर देते थे, यानी कि बदल देते थे एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को भी अगली पर्सन में। उसके बाद में ऑथर हमें बताते हैं एक हिरार्की फॉलो होती थी मेकअप डिपार्टमेंट में। हिरार्की का मतलब होता है एक क्रम होता था, यानी कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता था। अ हिरार्की एग्जिस्टेड विद दिस डिपार्टमेंट। चीफ मेकअप मैन डील विद द लीड एक्टर्स। जो चीफ मेकअप मैन थे, यानी कि जो वरिष्ठ आदमी थे, जो मेकअप करते थे, जो बड़े आदमी थे, वो लीड एक्टर्स का करते थे, यानी कि जो मेन हीरो होते थे उनका करते थे। हिज सबऑर्डिनेट्स डील विद ऑल द साइड एक्टर्स। और जो साइड एक्टर्स के लिए मेकअप मैन थे वो अलग थे और लीड एक्टर्स के लिए मेकअप मैन अलग थे। तो एक हिरार्की का फॉलो किया जाता था मेकअप रूम में। मेकअप रूम वाज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। उसके बाद में ऑथर हमें बताते हैं कि जो मेकअप रूम था वो एक एग्जाम्पल था नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी कि राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण था। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसे इसलिए बोलते हैं ऑथर, बिकॉज इट वॉज हेडेड बाय अ बंगाली, succeeded by a Maharashtrian, assisted by an Andhra, a Madrasi and an Anglo-Burmese। वो बताते हैं कि इस मेकअप जो डिपार्टमेंट था उसको चलाने में बहुत सारे अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट से जो लोग थे वो लगे हुए थे और इस मेकअप डिपार्टमेंट को चला रहे थे। उसका हेड था वो एक बंगाली था और सक्सीड किया जाता था वो एक महाराष्ट्रियन से, और बहुत अलग अलग स्टेट्स के लोग थे जो उसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो इसलिए ऑथर बताते हैं कि मेकअप रूम एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरह था। ऑथर्स जॉब। उसके बाद ऑथर डिस्कस करते हैं कि उनकी क्या जॉब थी वहां पर। ऑथर्स जॉब वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड मेंटेन अ फाइल ऑफ द सेम। ऑथर बताते हैं कि जो उनका काम था वो था कि न्यूज़पेपर में से जो क्लिपिंग्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं या इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होता है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको कलेक्ट करना और उसकी एक फाइल बनाकर रखना। ऑफिस बॉय। उसके बाद ऑथर वहाँ के जो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले वो बताते हैं ऑफिस बॉय के बारे में। ऑफिस बॉय हु वाज एक्चुअली अ ग्रोन अप मैन ऑफ 40 ईयर्स। ऑथर बताते हैं कि वैसे इसका नाम ऑफिस बॉय था, लेकिन ये एक 40 साल का आदमी था। हिज टास्क वाज टू स्लैप पेंट ऑन टू द फेसेस ऑफ द प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। यानी कि जब क्राउड शूटिंग होती थी, जब बहुत ज़्यादा भीड़ दिखानी होती थी, जो उस टाइम पे बहुत सारे एक्टर्स चाहिए होते थे, तो भीड़ दिखाने के लिए उन लोगों के ऊपर जो पेंट पे वो किया जाता था, यानी कि मेकअप किया जाता था, तो वो ये ऑफिस बॉय करता था। तो ये ऑथर यहाँ पर एक तरह से व्यंग्य करते हैं कि वो उनके ऊपर एकदम जैसे पेंट करते वैसे वो एक साथ बैठा के उनके ऊपर मेकअप करता था। ऑथर स्टेट्स दैट ऑफिस बॉय वंस वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रीन राइटर,
लिरिसिस्ट। ऑथर बताते हैं कि जो ऑफिस बॉय है वो खाली टाइम में उनके यहाँ पर आता था और उनसे बहुत ज़्यादा बात करता था और जो उसके गिले शिकवे होते थे उनको बताता था, क्योंकि वो सब सोचते थे कि ऑथर का कोई काम नहीं है वहाँ पर। लेकिन ऑथर जो ये काम करता है उनको लगता था कि एक ऑफिस के अंदर ही तो बैठा रहता है, क्या काम करता है, पूरे दिन भर न्यूज़पेपर देखता रहता है, पढ़ता रहता है, हवा खाता है। लेकिन ऑथर को वैसे तो बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम था, तो ऑफिस बॉय बेसिकली अपना ज़्यादा टाइम ऑथर के पास जाकर बिताता था और ये बोलता था कि मैं उसमें स्टूडियो में एक डायरेक्टर हो सकता था, एक एक्टर हो सकता था। लेकिन हाउएवर ही ब्लेम्ड हिज डिस्ग्रेस ऑन सुब्बू। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि ऑफिस बॉय अपने अपमान का कारण, यानी कि उसकी जो इतनी कम महत्वपूर्णता है वहाँ पर, उसका कारण बताता है वो किसको? सुब्बू को। सुब्बू कौन है? अब इसके बारे में ऑथर हमें बताते हैं। कोटामंगलम सुब्बू, ये सुब्बू का पूरा नाम है। द नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। ऑथर बताते हैं कि जो सुब्बू है वो नंबर 2 है जेमिनी स्टूडियो में। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है उस स्टूडियो का मालिक, नंबर 2 पर है सुब्बू। ऑलराउंडर एंड वेरी लॉयल टू हिज बॉस। ऑथर डिस्कस करते हैं कि जो सुब्बू है वो ऑलराउंडर है, उसको सभी तरह के काम आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वफादार है अपने बॉस के लिए। When boss had any problem in doing a scene in a film, सुब्बू could recommend several practical ideas। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि अगर बॉस को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी किसी भी सीन को करवाने में, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सीन्स क्रिएट होते हैं, अगर वहाँ पर किसी डायरेक्टर को यानी कि मालिक को दिक्कत होती है तो ये सुब्बू उनको डायरेक्शन दे देता था, कभी कभी आइडियाज़ देता था कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। ही इज क्रेडिटेड विद द सक्सेस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। और ऑथर ये बोलते हैं कि अगर जेमिनी स्टूडियो की सक्सेस हुई है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सुब्बू का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद में ऑथर बताते हैं एक लॉयर के बारे में जो वहां पर काम करता था जेमिनी स्टूडियो में। लीगल एडवाइजर इसको बोला जाता था क्योंकि ये एडवाइस देता था कि क्या काम करना है इंडस्ट्री में, कैसा काम करना है। तो लीगल एडवाइजर हु वियर्स वेस्टर्न क्लोथ्स अमंग द रेस्ट ऑफ द खादी क्लैड जेंट्री। यहाँ पर ऑथर हमें ये बताते हैं कि जो ये था लॉयर था, इसके ड्रेस के बारे में, ये ऐसे कपड़े पहनता था जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न क्लोथ से, यानी कि ये सूट पहनता था। सूट का मतलब होता है एक कोट पैंट पहनता था, टाई लगाता था, जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न क्लोथ से रिलेटेड था। और जो बाकी के लोग थे यहाँ पर, जो पोएट्स थे या जो भी और अदर वर्कर्स थे, मेंबर्स थे जेमिनी स्टूडियो के, वो पहनते थे खादी के कपड़े। खादी का मतलब है उस टाइम पर गांधी जी सपोर्ट करते थे खादी को कि हमारे देश से रिलेटेड होता है। तो ये खादी नहीं पहनता था लॉयर, ये पहनता था वेस्टर्न क्लोथ्स। फॉर्मली ही वॉज नोन एज अ लीगल एडवाइजर। वैसे तो ये एक लीगल एडवाइजर था, यानी कि एक लीगल एडवाइस देता था। हाउएवर पीपल कॉल्ड हिम द अपोजिट ऑफ इट। लेकिन जो लोग थे वहां पर वो इसको अपोजिट बोलते थे, यानी कि लीगल का अपोजिट इलीगल, इसको इलीगल एडवाइजर बोला जाता था। ऐसा क्यों बोला जाता था? वंस द लीगल एडवाइजर अनविटिंगली डिस्ट्रॉयड द कैरियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। एक बार इसने एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर खराब कर दिया था। एक बार एक एक्ट्रेस बहस कर रही थी और जो मेंबर्स थे जेमिनी स्टूडियो के उनसे, तो उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो एक्ट्रेस का जब गुस्सा बढ़ गया था तो उसके बाद में इन्होंने उसकी उस टाइम पर एक वीडियो बना ली थी और वो वीडियो उन एक्ट्रेस को बाद में दिखाई थी, जिसको देखकर वो एक्ट्रेस काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। और शर्मिंदा होने के साथ साथ उसको खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था और उसके बाद वो एक्ट्रेस वहां से काम छोड़कर चली गई और दोबारा वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं आई। तो यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि उसको फिर लोग लीगल एडवाइजर नहीं कहकर इलीगल एडवाइजर कहते थे और ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक इनोसेंट और टैलेंटेड एक्ट्रेस का जीवन और उसका करियर खराब कर दिया था। उसके बाद ऑथर डिस्कस करते हैं एक मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में। ये कौन होते? ये होते एक इंटरनेशनल परफॉर्मर, यानी कि जेमिनी स्टूडियो गॉट अ चांस टू होस्ट अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स। जेमिनी स्टूडियो को एक मौका मिला था कि इंटरनेशनल परफॉर्मर्स को परफॉर्म करने के लिए, कॉल्ड मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। इसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये ऐसे लोगों का समूह था जो बाहर से आए थे परफॉर्मेंस करने के लिए। पहले तो इनके बारे में कुछ नहीं पता था लोगों को कि ये 2 प्लेस ये करके गए थे यहाँ पर। तो देयर हाई क्वालिटी कॉस्ट्यूम्स एंड वेल मेड सेट्स अर्न अ लॉट ऑफ एडमिरेशन। यानी ऑथर ये बताते कि उनकी कॉस्ट्यूम्स थी वो बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली थी और जो उनके सेट्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। देयर सनराइज एंड सनसेट सीन इम्प्रेस्ड देम सो मच।
और जो इन्होंने सनराइज और सनसेट का सीन यूज किया था, जो फ्लूट यूज की थी, जो म्यूजिक यूज किया था, वो बहुत ज्यादा पसंद आया था तमिल के लोगों को। वो इतना पसंद आया था दैट ऑल तमिल प्लेस स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग द सीन, यानी कि जितने भी तमिल के लोग थे फिर उसके बाद में वो ऐसा ही सीन सनराइज का सनसेट का यूज करने लगे थे अपने प्लेस के अंदर। पहले तो पता नहीं था कि ये लोग किस लिए आए हैं, इनका मोटिव क्या है। पहले लोग सोच रहे थे कि खाली 2 प्लेस करने के लिए आए हैं और जो प्ले हो जाएंगे उनके बाद ही चले गए थे। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में ये पता चला दैट द ग्रुप वाज पार्ट ऑफ द मूवमेंट काउंटरिंग इंटरनेशनल कम्युनिज्म। उस टाइम पर एक कम्युनिज्म धारा थी जो चल रही थी वहां पर पॉलिटिकल की। तो फिर बाद में लोगों को ये पता चला जेमिनी स्टूडियोज के कि ये लोग आए थे अपना प्रचार करने के लिए कम्युनिज्म से रिलेटेड। ऑथर बाद में ये बताते हैं कि जो वसन है यानी कि जो बॉस है जेमिनी स्टूडियो के, उन्होंने ही इनको इनवाइट किया था एमआरए को। किस लिए इनवाइट किया था? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल अफेयर्स में। जो नेक्स्ट इज इंग्लिश विजिटर दैट इज गेस्ट एट जेमिनी स्टूडियो। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में एक और गेस्ट आते हैं। कौन है वो गेस्ट? उसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता रहता। फिर ऑथर डिस्कस करते हैं कि नैरेटर टॉक्स अबाउट अनदर गेस्ट who visited जेमिनी स्टूडियो, he was an Englishman। ऑथर बताते कि एक इंग्लिशमैन आया था जेमिनी स्टूडियो में। some thought him to be a poet or an editor। पहले लोगों ने सोचा कि वो एक पोएट है, उसके बाद सोचा कि वो एक एडिटर है। किसी को उसकी कोई खास स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी। he read out a long speech expressing freedom and democracy। वो एक लॉन्ग स्पीच को पढ़ता है जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में वो बात करता है और फ्रीडम के बारे में बात करता है, कम्युनिज्म के बारे में बात करता है। लेकिन जो यहाँ के लोग थे जेमिनी स्टूडियो के, उनका पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो इन्फ्लुएंस थे किसी भी एक विचारधारा से। तो और जहाँ तक इंग्लिश मैन का जो एक्सेंट था यानी कि जो बोलने का तरीका था, जो उसकी लैंग्वेज थी, वो भी ज्यादा उनकी समझ में नहीं आ रही थी। इंग्लिश मैन्स एक्सेंट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड द जेमिनी फैमिली हैड नो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ऑथर ये बताते हैं कि जो इंग्लिश मैन का एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था जेमिनी जो फैमिली थी, और उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं था। तो ही वॉज बेसिकली अ पोएट एंड हिज नेम वाज स्टीफन स्पेंडर। इनका नाम स्टीफन स्पेंडर था और इनके बारे में जो इनके बीच का कम्युनिकेशन था वो पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जो इन्होंने बोला वो जेमिनी स्टूडियो की फैमिली को कुछ भी समझ में नहीं आया। Therefore, Englishman's visit referred to as unexplained mystery। तो ऑथर ये बताते हैं कि इंग्लिशमैन वहां पर क्यों आया था जेमिनी स्टूडियो में, वो एक मिस्ट्री बनकर रह गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो क्यों आए थे यहाँ पर इंग्लिशमैन। ऑथर हमें बताते हैं कि जब स्टीफन स्पेंडर वहां से चले गए थे जेमिनी स्टूडियो से, तो उसके कुछ दिन बाद ऑथर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो उनको दिखता है कि न्यूज़पेपर में एक वो आई थी एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ये लिखा था कि द एनकाउंटर नाम की एक मैगजीन है और उसने एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया है, और जिसको भी शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में अपना नाम लिखाना है तो वो अपनी स्टोरी को सेंड कर सकता है। द एनकाउंटर नाम के जो उन्होंने मैगजीन थी उसमें उन्होंने बोला था सेंड करने के लिए। तो ऑथर ने भी सोचा कि ऑथर भी इस शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके लिए पहले ऑथर जाता है कि द एनकाउंटर के बारे में पहले पता करूंगा, उसके बाद ही वहां पर स्टोरी भेजूंगा। तो ऑथर जाता है द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में और वहां पर वो देखता है उस मैगजीन के बारे में जिसका नाम था द एनकाउंटर। जब नैरेटर द एनकाउंटर मैगजीन के एडिटर के बारे में देखते हैं तो वहाँ एडिटर का नाम लिखा था स्टीफन स्पेंडर। तो उस नाम को देखने के बाद में ऑथर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो आदमी स्टीफन स्पेंडर हमारे यहाँ जेमिनी स्टूडियो में बहुत दिन पहले आया था, जिसके बारे में किसी को कुछ नॉलेज नहीं थी, वो इतनी बड़ी मैगजीन के एडिटर है। बाद ऑथर डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी जेमिनी स्टूडियो से। नैरेटर लेफ्ट द स्टूडियो, नैरेटर ने स्टूडियो को लेफ्ट कर दिया था, यानी उन्होंने जॉब छोड़ दी थी अपनी। ईयर्स लेटर व्हेन द राइटर लेफ्ट द जेमिनी स्टूडियोज, जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज में काम करना बंद कर दिया था, ही डिड नॉट हैव मच मनी बट हैड मच फ्री टाइम। तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो वो अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बुक्स वगैरह पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे। ही बॉट अ बुक द गॉड दैट फेल्ड। तो एक बार जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बुक है जिसका नाम है द गॉड दैट फेल्ड, और उसको
बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर दिया जा रहा था। तो जब ऑथर ये पूछते हैं कि इतना ज़्यादा डिस्काउंट पर ये बुक मिल रही है तो वो सोचते हैं कि इस वाली बुक को वो खरीद लेंगे। दैट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ 6 एसेज बाय 6 एमिनेंट मैन। और उसमें नैरेटर बताते हैं कि जो वो बुक थी द गॉड दैट फेल्ड, उसमें कंपाइल किए गए थे 6 एसेज, और वो 6 एसेज किसने लिखे थे? वो 6 एसेज लिखे थे 6 बड़े बड़े पोएट्स ने, और जिनको लेखक कहा जा सकता है 6 बड़े बड़े एमिनेंट मैन थे जिन्होंने उसमें अपने एसेज लिखे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों में से एक नाम था स्टीफन स्पेंडर का। और जब ऑथर सेकंड टाइम में स्टीफन स्पेंडर का नाम देखते तो उनके दिल में एक घंटी बजने लगती है कि ये तो बहुत वही स्टीफन स्पेंडर है जिसका नाम मैंने पहले पढ़ा था, जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था। तो इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है कि स्टीफन स्पेंडर इनको बार बार देखने को मिल रही है। उन्होंने इस बुक को पढ़ा जिसमें लिखा था कम्युनिज्म के बारे में। तो नैरेटर इस बात को समझ जाते हैं कि जब ये हमारे यहाँ पर आए थे जेमिनी स्टूडियोज में, तो स्टीफन स्पेंडर इस मन से आए थे कि वहां पर वो लोगों से बात करेंगे कम्युनिज्म के बारे में। वो लोग सोचते थे कि जो कम्युनिज्म है वो पहले ठीक था, लेकिन बाद में आते आते कम्युनिज्म बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गया था। तो स्टीफन स्पेंडर और उनके जैसे बहुत सारे जो लोग थे वो अपने बुक्स के द्वारा ये बताना चाहते थे लोगों को कि पहले वो भी कम्युनिज्म को अच्छा समझते थे, लेकिन बाद में कम्युनिज्म को बेकार समझने लगे थे, और इसीलिए इस बुक को डिस्काउंट पर बेचा जा रहा था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुंचे और कम्युनिज्म की बुराई हो सके। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस टाइम पर रशिया में 15th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी रशियन रेवोल्यूशन की, यानी कि ये लोग रशिया में कम्युनिज्म को सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिकन लोग थे वो इसकी कम्युनिज्म की बुराई कर रहे थे कि कम्युनिज्म ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो ये एक वो है पॉलिटिकल थॉट है, ये बेकार है कम्युनिज्म। पहले ये लोग भी कम्युनिज्म को अच्छा समझते थे, तो इसलिए बुक का नाम इसने पढ़ा था गॉड दैट फेड। लास्ट में नैरेटर ये बताते हैं कि जो इनका मालिक था, यानी कि जो इनका बॉस था वसन, उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इनको बुलाया था स्टीफन स्पेंडर को, और साथ ही साथ उनको बुलाया था यानी कि प्ले करने के लिए। ये भी कम्युनिज्म से रिलेटेड ही अपना एक संदेश देने आए थे, और दूसरी तरफ जो स्टीफन स्पेंडर थे ये भी अपना संदेश देने आए थे कम्युनिज्म से रिलेटेड। तो ये था हमारा चैप्टर। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।